बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक खबर की तरदीद की है और वो खबर दी थी ARY ने। ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हो रहा है। देखें, ARY के बारे में बज़ाहिर ये कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नैरेटिव को बेहतर तरीके से लेकर चलते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा या इस तरह की जो दूसरी तीसरी चीज़ें हो रही होती हैं उनको काउंटर करते हैं। ARY पे बड़ा एलिगेशन ये था कि ख़ास तौर पे अरशद शरीफ पे कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है। पहले ARY को बंद कर दिया गया था, फिर दबाव बहुत ज़्यादा था ARY पे, उनको कुछ अहम फैसले करने थे, ज़्यादा लोगों का नाम दिया गया था, लेकिन अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, इन दो लोगों को ARY ने फारिग कर दिया। बल्कि साबिर शाकिर के बारे में मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ARY के लोगों को बाकायदा मुबैना तौर पर दिखाया गया कि आप अभी भी उसको तनख्वाह दे रहे हैं, कोई इस तरह की बात भी मेरे सुनने में आई थी। लेकिन साबिर शाकिर और अरशद शरीफ को फारिग करवाने के बाद ARY को मशरूत तौर पे खोला गया। उसके बाद ARY के ऊपर एक खबर आती है और ख़बर ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब के मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ते हैं, और ना सिर्फ राब्ते हैं बल्कि वो मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उनके बीच में तय हो रही हैं। बाद में ARY ने बहुत ज़्यादा तनकीद आने पर इस खबर को डिलीट कर दिया। लेकिन ARY से ये खबर चलवाई किसने? क्या ARY हैक हो गया था, या ARY की सोच को हैक किया गया है, या ARY को कमज़ोर कर दिया गया है, या ARY के ऊपर अब फरमाइशी खबरें चलवाई जाएंगी? ये बड़े सवालात हैं, क्योंकि देखें ARY की पॉलिसी क्या है वो सबको पता है। ARY की पॉलिसी हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है। हमेशा से ARY की पॉलिसी पाकिस्तान की फ़ौज के बहुत प्रो रही है। हमेशा बड़ी हुब्बुल वतनी वाली इनकी पॉलिसी रही है ARY की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच के भी ये नज़दीक रहे हैं। ये PMLN और पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा अपने आप को इन्होंने डिस्टेंस रखा है। ARY ने उनके गलत कामों को ज़्यादा इन्होंने बताया है। अब उस ARY के ऊपर ये खबर चलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह हिट हुई है। इस पर इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने बाकायदा एक रिबटल जारी किया और इसकी तरदीद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, पहले वो सुन लें, फिर मैं आपको असली खबर बताऊंगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात किसने की, राब्ता करने कौन लोग आए, वहां पे बातचीत क्या हुई, इमरान खान साहब को क्या बताया गया, उन्होंने आगे से क्या ऑफर की, और अगली मुलाकातें क्या हुई मैं आपको भी बताता हूं। नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे से कोई पसे पर्दा राब्ता या मुलाकात ना हुई, ना इसकी ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने कहा ऐसी तमाम इतलात महज क्यास आराई या किसी मीडिया सेल की इख्तरा तो हो सकती है, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि मुल्की मुस्तकबिल के मामलात या फैसलों का हक किसी गिरोह या अशराफिया के पास नहीं, अवाम के हाथ में है। इंतखाबात की तारीख के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद या उससे पहले या उसके बगैर किसी खुफिया और एलानिया मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। संजीदगी से इंतखाबात की तारीख पर गौर किया जाए और उसका ऐलान किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब को मिलने कौन आया था। ये बहुत सारे लोग फिर इसके ऊपर अब ये ट्रेंडिंग भी कर रहा है मामला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो PTI ने तरदीद कर दी है कि नून लीग के साथ कोई बैकडोर चैनल राब्ते नहीं है, कोई बंदा उनका मिलने नहीं आया, ऐसी किसी खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अब हुआ क्या है ज़रा इसको अब समझ लें। थोड़े दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, चंद दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे, काज़म अली खान साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, जो डेली टाइम्स को चलाते हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो ये एक मुलाकात हुई थी जिसमें कुछ अलग टाइम भी मांगा था सुहेल वड़ाइच साहब ने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। इन दोनों सहाफ़ियों में से एक का ताल्लुक PMLN से बहुत करीबी है और एक का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब से बहुत करीबी है। तो ये बहुत करीबी लोग हैं। बाद में इनमें से एक नवाज शरीफ साहब को भी मिले हैं और जरदारी साहब से भी उनके राब्ते रहे हैं। ये दो लोग, ख़ास तौर पे मैं इन दोनों का बता रहा हूँ, बाकी लोगों का नहीं बता रहा। ये दोनों लोग आए और आकर मिले इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को इन्होंने कहा कि क्योंकि आपको भी उसी तरह निशाना बनाया गया है जिस तरह इससे पहले पॉलिटिशियन को निशाना बनाया जाता रहा है, तो इस सिलसिले को क्यों ना बंद कर दिया जाए। और बड़ी खुल के डिबेट की फ़ौज के किरदार के ऊपर इन दो लोगों ने इमरान खान साहब के साथ। मैं वहाँ मौजूद था,
मैं सुन रहा था और गवाह भी हैं, वो भी सुन रहे थे। इन्होंने इमरान खान साहब को बार बार कहा कि आप इनिशिएट करें, आप ऐलान करें कि फौज का किरदार सियासत में खत्म किया जाए। इस पे मैंने वहां पे ये कहा कि आप इमरान खान के पास तो कोई हुकूमत ही नहीं है, तो आप इस आदमी को क्यों फंसाते हैं? आपने अगर इनिशिएट करना है तो जाए जाके गवर्नमेंट से कहें, गवर्नमेंट इनिशिएट करे कि फौज का सियासत के अंदर कितना किरदार होगा और क्यों होगा। ये आप इस आदमी को क्यों कह रहे हैं? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा, देखें जी, मैं 3 चीजें ऑफर कर देता हूं जिन पे आप बात कर रहे हैं, और वो 3 चीजें मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन ऑफर है। और उन्होंने कहा ये मैं कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन के साथ कहा। उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कि इलेक्शन कैसे होने हैं उसको फौरी तौर पे तय करें, इलेक्शन की तारीख दें, फिर बात शुरू होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें, बात शुरू हो जाएगी, इसके अलावा नहीं, इससे पहले तो बात ही नहीं होनी, बैठना ही नहीं है। तो पहले आप इलेक्शन की तारीख वो देंगे हमें, जब वो हमें इलेक्शन की तारीख देंगे तो फिर हमारे साथ निगरान हुकूमत सेट जो भी निगरान हुकूमत बनेगी, इलेक्शन किस तरीके से होंगे, साफ और शफाफ कैसे होंगे, अगर कुछ इलेक्शन के लिए कुछ इस्लाहात करनी है तो वो भी कर दें। तो पहली चीज तो ये उन्होंने कहा जी मैं इसके लिए तैयार हूं। दूसरी चीज उन्होंने कहा मईशत को बहुत बुरी तरह इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। 6% से चलती हुई जो इकॉनमी ग्रो कर रही थी उसका बेड़ा गर्क हो गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बीच में आज की भी एक चीज बता देता हूं। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद पेश किए जाने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 9.2 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी हो चुकी है। 1 अरब डॉलर आपने IMF से लेना था, उन्होंने आपको तकरीबन कोई 3-4 महीने उन्होंने रगड़ा लगाया इस हुकूमत को, बेड़ा गर्क करवा दिया इकॉनमी का, तब जाके उन्होंने दिए। लोगों की मईशत तबाह हो गई, आम आदमी की। लेकिन इस इंपोर्टेड सरकार ने तहरीक-ए-एतमाद पेश किए जाने से लेकर अब तक जो जो किया उसका नुकसान यह है कि 9.2 अरब डॉलर के पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बैठ गए हैं। यह कमी वाक़या हो गई है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मईशत की क्योंकि बहुत बुरी तरह तबाही हुई है, मैं उसके लिए राजी हूं कि मेरे जो लोग मईशत की टीम है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की सारे इकट्ठे बैठें और मईशत के ऊपर एक रोड मैप बना दें, जो भी गवर्नमेंट आए उसके ऊपर चले। मैं इसके लिए राजी हूं। अब उसमें डैम्स भी होने थे, अब बाकी चीजें भी होनी थी, वो सब एक साथ बनना था। इमरान खान साहब ने कहा उसके लिए तैयार हूं, लेकिन पहले वाली शर्त रहेगी कि जब तक आप सबसे पहले ये नहीं करेंगे इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट, तब तक तो नहीं करूंगा, धोखे में नहीं आऊंगा। तो मईशत हो गया दूसरा। तीसरा, फौज का सियासत में किरदार और तैनातियों का मामला। उस पर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये वहां पे बातचीत हुई थी, अब खुल रही है। इमरान खान साहब का और बाकी लोग जो वहां बैठे हुए थे उन लोगों का मानना था कि असल मामला इसलिए हो जाता है कि तैनाती जैसे जैसे करीब आती है तो पॉलिटिक्स के अंदर शायद इन्वॉल्वमेंट इदारों की ज्यादा हो जाती है, कोई बड़ी तैनाती आ रही हो तो उन्होंने कहा उसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए, एक तरीकाकार बनाया जाए और एक आईनी तरीकाकार बनाया जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस करें और फौज का जो सियासत में किरदार है उसको खत्म किया जाए। मार्शल लॉ लग जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, मिनी मार्शल लॉ लग जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ लग जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि, और बाकी लोगों ने भी कहा कि ठीक है, इसके ऊपर जो है वो एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि फौज की सियासत के अंदर कितनी मुदाखलत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने कहा 3 चीजें, लेकिन उन्होंने एक शर्त और रखी। उन्होंने कहा NRO कोई नहीं मांगेगा मेरे से। इस बात पे वो हमेशा से कहते हैं कि जब भी ये मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, उन्होंने याद दिलाया कि जब मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, किसी मामले के मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, सबसे पहले NRO मांग लेते हैं। सबसे पहले NRO मांगते हैं कि NRO हमें दे दो, बाकी चीजें बाद में होंगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो NRO नहीं दूंगा, दूसरा मैं इलेक्शन लूंगा। और ये सहाफियों के साथ बात हुई है, उन लोगों ने फिर जाके वहां पे बात की है। नवाज शरीफ साहब ने वहां पे बकौल सुहेल वड़ाइच साहब के ये कह दिया कि पहले इमरान खान को जो है भुगतना पड़ेगा, पहले इमरान खान को सजा दिलवाएंगे, इसको परेशान करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो नवाज शरीफ साहब बदले के मोड में आए हुए हैं, लेट्स सी वो क्या कर पाते हैं। अब एयरवे के ऊपर ये खबर चली, लेकिन इमरान खान साहब की किसी PMLN के बंदे से इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि यही सहाफी इसी एजेंडा के साथ जाकर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है उनको भी मिले हैं और उनके साथ भी बातचीत की है, और वो बातचीत भी अब तकरीबन ऑन द रिकॉर्ड है। और आरिफ अलवी साहब ने कहा मैं रोल प्ले करना चाहता हूं, कर सकता हूं, मेरा काम नहीं है, लेकिन मुल्क के मफाद में मैं ये कर सकता हूं अगर सारे स्टेक होल्डर राजी हैं तो।
ये है जी असल कहानी जो मैंने आपके सामने रख दी है, और इसी तरह से ये सारी कहानी हुई है। अब जरा एक खबर देखें पाकिस्तान टेलीविजन की। ये पीटीवी न्यूज़ है, कोई और नहीं है। पीटीवी न्यूज़ खुद ट्वीट करके लिख रहा है, कैसा पिट्ठू बनाया पीटीवी न्यूज़ को। इससे पहले मैंने इतनी बुरी हालत पीटीवी की कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि घर के मरासी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन को, और हर बंदा बिजली के बिल के अंदर इनको जो है वो बजट देता है साथ। हर बंदा अपने पांव पे आज तक खड़ा नहीं हो सका और दूसरों की टांगे खींचता है, पीटीवी ये कर रहा है, और ये हर हुकूमत करवाती है इनसे। और सबसे गंदा तो इस्तेमाल जो मरासियों वाला इस्तेमाल है वो पीएमएलएन करवाती है हमेशा। अब मरियम औरंगजेब ने पीटीवी की क्या हालत कर दी, देखें आप। तस्वीरें बोलती हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए दिन रात सरगर्म वजीर आज़म शहबाज शरीफ और मुश्किल तरीन मुल्की हालात में सियासत के नाम पर शहर शहर कंसर्ट करते फिरते इमरान नियाजी की तस्वीर शेयर कर दी। ये आप अंदाज़ा करें। अब ये पीटीवी की लैंग्वेज है। डूब के मर जाना चाहिए, इस चैनल का कुछ नहीं बन सकता, इसको बंद करें मेरे ख्याल में। ये कहां लेकर जा रहे हैं आप पाकिस्तान में, और ये किस तरह की सहाफत कर रहा है पाकिस्तान टेलीविजन। यानी पाकिस्तान टेलीविजन ने एक्चुअली आपको बताना होता है, वहीं से आपकी सहाफत शुरू होती है ना, उनका खबरनामा, उनकी खबरें, उनके मामलात। तो ये पीटीवी न्यूज़ जनाब ये लिख रहा है, और ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोपेगेंडा, और दूसरा तहरीक लब्बैक के हवाले से एक अच्छी खबर है। तहरीक लब्बैक ने मुल्तान के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस जलसा रखा हुआ था, उसके लिए उनको चंदा इकट्ठा हुआ था लाखों रुपया। बजाय इसके कि वो जलसा करते, उन्होंने वो पैसा कहते हैं जी हम सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक खबर यह है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने जो बोझ इस वक्त डाल दिया है अवाम के ऊपर, वो किसी लेवल के साथ मैच नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें 45.5% का जालमाना इजाफा हो गया पाकिस्तान में। ये महंगाई की शरह एक तरीके से इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये वो वाला मैं आपको बता रहा हूं कि 45.5% तक जालमाना इजाफा हो गया महंगाई में। इसमें रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, और दीगर जो चीज़ें हैं, यूटिलिटीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें, इनमें इजाफे से ये इंडेक्स बनता है। गरीब तबका या जो मिडिल क्लास तबका है, और बिलखसूस जो उनके ऊपर महंगाई का एक बड़ा खौफनाक बोझ इन्होंने डाल दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि महंगाई का बदतरीन बोझ पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी हुकूमत ने डाला है तो वो इस हुकूमत ने डाला है। शेख रशीद साहब ने 2 बड़े अहम ट्वीट किए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और एग्जैक्टली वही इंपैक्ट अब पाकिस्तानियों के ऊपर आने वाला है। उन्होंने कहा जी IMF ने हुकूमत के साथ 608 अरब वसूली का मुआहदा किया है। पहले कौमी खजाने पर डाका डाला गया, अब गरीब की जेब पर डाका डाल रहे हैं। 6 महीनों में हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है। सिंध में सैलाब ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। 5 सितंबर बरोज सोमवार जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होऊंगा। ये शेख साहब का। सैलाब ने PDM की साख राख बना दी है। लोटा मेम्बरान की शक्ल आवाम नहीं देखना चाहते। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे पैसे देंगे। लोगों में पेट्रोल लेने और बिजली का बिल देने की सकत नहीं है, आप मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। सितंबर होगा, सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल दे देगा। याद रखिएगा, इमरान खान को यह महसूस होना शुरू हो गया कि जब तक वो इस्लामाबाद की कॉल नहीं देंगे, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इस घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। और मैं आपके सामने बैठा हूं, ये वीलॉग कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे सोर्सेज, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं सारी जिंदगी, वो इदारों में मौजूद होते हैं। तो एक प्लान बना है सहाफ़ियों को कुचलने के लिए, और उसमें एक नाम मेरा भी है। और जिस किस्म की प्लानिंग की जा रही है, जो तहरीरें तैयार की जा रही हैं और जिनकी बुनियाद के ऊपर इस मरतबा उठाया जाएगा, वो इंतहाई भोंडी हैं। 15 मिनट के अंदर पाकिस्तानी उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, तो 15 मिनट के बाद आप एक्सपोज हो जाएंगे कि आपने किया क्या है मेरे साथ या किसी भी सहाफ़ी के साथ। तो वो तमाशा भी लगना बाकी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन की लड़ाई अभी ख़त्म हुई है। ये चलती रहेगी। तो जब तक चलती रहेगी, चलाते रहें, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।